नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन था। आखिरी दिन के साथ ही चुनाव प्रचार का भारी शोर थम गया है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तरफ से प्रचार में जान झोंकी है। भाजपा की ओर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में स्टार प्रचारक की भूमिका में रहे। वहीं कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्टार प्रचारक का जिम्मा संभाले रखा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी कभी कभार ही रैली को संबोधित करते नजर आए, लेकिन इनेलो सुप्रीमो ने जेल जाने से ऐन पहले तक प्रचार की कमान जमकर थामे रखी। हरियाणा में चुनाव प्रचार का सिलसिला अब थम गया है। 13 अक्टूबर को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन रहा। इस बार चुनाव प्रचार में भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह स्टार प्रचारक रहे। वहीं कांग्रेस खेमे में स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही छाए रहे। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी कभी कभार चुनावी रैली को संबोधित करते नजर आए, लेकिन उनकी मौजूदगी नरेंद्र मोदी के मुकाबले कम ही दर्ज की गई। इनेलो की ओर से ओम प्रकाश चौटाला दिल्ली हाईकोर्ट के नोटिस के बावजूद प्रचार में जान झोंकते नजर आए। यहां तक कि तिहाड़ में सरेंडर करने से पहले और बाद में भी चौटाला ने किसी न किसी माध्यम से जनता तक इनेलो के समर्थन में वोट की अपील पहुंचाई। गोपाल कांडा की पार्टी भी चुनाव प्रचार पर काफी पैसे खर्च करती नजर आई। गोपाल कांडा के चुनावी विज्ञापनों ने भाजपा और कांग्रेस के विज्ञापनों को कड़ी टक्कर दी। लेकिन अब चुनाव प्रचार का शोर थम गया है और जनता के फैसले की बारी आ गई है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रचार कैसा रहा, जानने की कोशिश करेंगे स्टूडियो में मौजूद हमारे आज के मेहमानों के साथ। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब, जो कि राजनीतिक मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। साथ ही कानून के जानकार और सामाजिक कार्यकर्ता अर्जुन शरान भी हमारे साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हैं। पूरे हरियाणा में चुनाव को आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, आप कहाँ पाते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव के प्रचार को? देखो, इस प्रचार का जो आज खत्म हो गया है जी, इसमें 3-4 चीजें सामने आई हैं। एक तो यह है कि बीजेपी अकेले चलना चाहती है जी। बीजेपी को जो एक नई पॉपुलैरिटी पिछले इलेक्शन में मिली है और जो मोदी का वो प्रॉपर और मैक्सिमम इस्तेमाल करना चाहती है इस इलेक्शन में भी। दूसरी चीज़ ये है कि कांग्रेस को अगर एंटी इनकम्बेंसी जो 10 साल की उसकी वहाँ पर सरकार है, वो कहाँ तक उसको बचा पाती है या नहीं बचा पाती। लेकिन कांग्रेस में ज़्यादातर प्रचार की बागडोर वहाँ के यहाँ के जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं हुड्डा साहब, उन्होंने संभाल रखी है। और जो सेंट्रल लीडरशिप है उसमें सेकंड रैंक के लीडर ज़्यादा आए हैं, जो टॉप लीडरशिप है वो कम दिखाई दी है। और ये अक्सर होता भी है विधानसभा के इलेक्शन में, कांग्रेस अपनी टॉप लीडरशिप बहुत कम झोंकती है। पार्टी प्रेसिडेंट या दूसरे जो है वो रैलियाँ करते हैं, लेकिन इतना नहीं कि अपने चीफ मिनिस्टर को एक असेंबली के इलेक्शन के अंदर झोंक दिया जाए। तीसरी चीज़ जो है, जो इंडियन नेशनल लोकदल है वो एक रिसर्जेंट मोड में है और वो सिंपथी वेव, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल ज़्यादातर जो है उस इलाके में जहाँ पर जाट वोट है जो कि 25% के करीब है, वहाँ पर वो कितना उसको भुना पाती है। और जो एक फैक्टर है सिंपथी फैक्टर के, चौटाला और उनका बेटा जेल में है, उसको कहाँ तक वो कामयाब होती है, ये देखने की बात रहेगी। और एक और चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि पहले मुकाबला जो था वो इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस में हुआ करता था और बीजेपी जो थी वो सेकंड रंग की पार्टी होती थी, चाहे किसी के साथ मिल जाए। लेकिन इस समय मुकाबला जो 3 मेजर प्लेयर हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल है, बीजेपी है और कांग्रेस है। और बाकी जो हैं माइनर प्लेयर्स हैं, बीएसपी है, बीएसपी कहाँ तक रोल प्ले कर सकती है, या जो गोपाल कांडा है या विनोद शर्मा है, जनचेतना पार्टी है, ये अपने अपने इलाके में कितने % वोट जो है उसको स्पॉइलर सिद्ध होते हैं या उसको वोटों में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए ये जो इलेक्शन ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी एक तरह से खिचड़ी इलेक्शन है और मुझे लगता है इसका वर्डिक्ट जो है वो भी क्लियर नहीं आएगा। वो किसी भी पार्टी को
पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, एक खिचड़ी सरकार बनती आज के दिन में नजर आ रही है। जी शुक्ला साहब, आपको क्या लगता है जिस तरह से पूरा प्रचार हरियाणा में देखने को मिला, ऐसा लगा कि प्रचार में किसने बाजी मारी, सबसे ज्यादा आक्रामक प्रचार किसका दिखा? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार था वो बड़ा आक्रामक रहा है। सेकेंड नंबर पे इंडियन नेशनल लोकदल ने भी बहुत अच्छी स्थिति में अपने आप को इवन मतलब जिस तरीके से ओम प्रकाश चौटाला ने अपने पूरे उसको दांव पे लगा करके अपनी जमानत को और जिस तरीके से प्रचार में कूदे, तो कहीं ना कहीं इससे लगता है कि हाँ उन्होंने वो किया। कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं रही है क्योंकि छोटा है, 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, बहुत छोटा क्षेत्रफल है। तो ऐसी स्थिति में हरियाणा में ऐसी स्थिति में भी कांग्रेस के पास में जो स्टार प्रचारक थे, उनके स्टार प्रचारक जो थे वो सारे उन्होंने भी उतारे। तो कमोबेश इसमें सारे लोग उतरे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे ज्यादा लोग चुनाव प्रचार में और लगे, क्योंकि इसकी वजह थी भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में कोई आधार नहीं है। चूंकि आधार नहीं था पुराना, तो उन्हें अपना आधार बनाना है। वो अभी लोकसभा इलेक्शन में मोदी वेव के कारण जिस तरह से उन्होंने 7 सीटें जीती हैं और सारी किया है, तो उस सफलता को वो आगे कायम रखने के लिए मोदी से लेकर के सारे उन्होंने यहाँ के जो यहाँ से जो बैकग्राउंड रखते थे और सारे उन्होंने कार्ड खेले हैं। तो अभी तक की ये स्थिति रही। बाकी रही हरियाणा वो जनहित कांग्रेस और हरियाणा लोकहित पार्टी, ये विनोद शर्मा वाली हरियाणा जनचेतना पार्टी, इन्होंने दोनों ने मिलकर के एक तो नान जाट वाले को केंद्रित किया है और नान जाट को ही वो करते हुए जिस तरह से उन्होंने किया है कि किस तरह से हम कैसे कहाँ से वोट ले सकें, और भजन लाल जिस तरीके से नान जाट के नेता माने जाते थे हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में, तो उनका नाम को किस तरीके से वो बुनाया जा सके। विनोद शर्मा ने जो पहली बार हरियाणा के इतिहास में 10% सवर्णों को, पिछड़े सवर्णों को आरक्षण दिलाया था, उसका बेनिफिट लेने की तरफ उन्होंने अपना वो किया। तो ये कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन का भी इसका इफेक्ट है। तो ऐसी स्थिति में जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पूरा खिचड़ी की स्थिति है, तो बिल्कुल कमोवेश खिचड़ी की स्थिति है। और सरकार बनाने में मुझे यही लगता है कि हरियाणा जनहित कांग्रेस और हरियाणा जनचेतना पार्टी और ये मिलकर के कहीं ना कहीं की इनके हाथ में आने वाली है। जी। अर्जुन जी, आपको ऐसा लगता है कि प्रदेश में जहां पर भाजपा की ओर से नरेंद्र मोदी थे तो वहीं पर कांग्रेस की ओर से हुड्डा थे, ऐसा था कि कांग्रेस को इतना यकीन था कि सिर्फ हुड्डा भी मोदी को हरियाणा में टक्कर दे सकेंगे? मैंने पहले भी इस शो पे कहा है कि हुड्डा साहब एक बड़े फिगर के तरह कांग्रेस के और हरियाणा में नजर आते हैं, जिसके आसपास जो सत्ता है एक तरीके से काबिज होती है। तो कांग्रेस की एक रणनीति हाँ ये रही है कि अपने सब स्टार प्लेयर्स को कई बार नहीं खेलते, पर यूपी में राहुल खेले गए थे 2010-11 के आसपास। मैं कुछ ट्रेंड्स की बात करूंगा भाजपा, कांग्रेस और इनेलो की। आप ये देखिए कि तीनों ने इस बार अपनी पहली बात जो एड्स थी, टीवी एड्स थी, उस पर बहुत पैसा खर्चा गया। मतलब पहले इतना पैसा शायद लोकसभा इलेक्शन में उतना खर्चा जाता, उतनी स्लिक एडवर्टीजमेंट रही है, अलग अलग लोगों को टारगेट किया गया, पर उसमें कुछ चीजें छूटती हैं। जैसे उन्होंने किसानों को टारगेट किया, औरतों को टारगेट किया, स्टूडेंट्स को, पर हर वर्ग को नहीं किया। दलित समाज को टारगेट करने वाली एड मेरे हिसाब से एक भी पार्टी ने नहीं बनाई। एक दूसरे को टारगेट करने वाली कुछ ऐसी चीजें हुई कि जब एक तरफ तो गुलाबी गैंग कह के बुलाया जाता है कांग्रेस को, दूसरी तरफ शराफत और विकास का नारा कांग्रेस देती है, ये इनेलो को काउंटर करने के लिए। और भाजपा जो इन्होंने बात की सर ने कि मोदी वेव को चलाते हुए आगे, उसी को आगे चला रही, पर क्रूशियल मुद्दे फिर भी छूटते हैं उनकी एड में। सीएलयू के मुद्दे के बारे में किसी पार्टी ने बात नहीं की। पंजाब और हरियाणा में जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है शराब का, नशे का, उसकी कोई बात नहीं करता। दलित समाज की बात नहीं की। न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है यहाँ, उसकी बात नहीं की। तो मोटी बात करने की एक चेष्टा हो रही है। जो सूक्ष्म जो तरीके हैं, जो मुद्दे हैं, उनको नहीं उठाया जाए, जो रियल इश्यूज हैं और जो हरियाणा की पॉलिटिक्स को डिफाइन करते हैं इंटरनली, उनकी बात नहीं हो रही। तो बड़ी बात करी जा रही है। सोशल मीडिया का एक बड़ा प्रभाव रहा है। आप देखेंगे हर कैंडिडेट ने इस बार सोशल मीडिया का अकाउंट बनाया है, उस पर पैसे खर्च रहे हैं। उसकी क्या इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है उसके ऊपर कोई ज्यादा जानकारी नहीं है।
सबसे बड़ा फेलियर अगर इस इलेक्शन में रहा है वो शायद इलेक्शन कमीशन रहा है, क्योंकि जिस तरह से उनको कंट्रोल करना चाहिए था एक्सपेंडिचर, जिस तरीके से शायद प्रेस के अंदर स्टोरीज भुनी जा रही हैं, मतलब पहले तो पॉजिटिव स्टोरीज करने के लिए कहते हैं पैकेज दी जा रहे, मतलब पहले तो सिर्फ एडीवीटी लिख के आप चला लेते थे काम, अब 4 पॉजिटिव खबरें आती हैं, पैकेज होता है, कॉन्ट्रैक्ट रेट होता है, कैश पे होता है, तो एक सच्चा जर्नलिस्ट भी सोच रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इस तरह की स्थिति में हरियाणा में एक इलेक्शनों के हिसाब से काफी कमजोर साबित हुआ है चुनाव आयोग। प्रोफेसर साहब, आपको भी लगता है कि चुनाव आयोग की जो भूमिका सशक्त होनी चाहिए थी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में, वो कहीं नहीं हुई, क्योंकि पेड न्यूज अमूमन देखे गए हैं? देखो, ऐसा है कि ये नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ही नाकाम रहा है। जिस तरह से देखा गया है कि तकरीबन 1.5 लाख बोतल शराब की पकड़ी गई है जी, या इसी तरह से 2-3 करोड़ रुपया जो है वो पकड़ा गया है, लेकिन जो उम्मीदवार है उनके खर्चों पर भी किसी तरह की नकेल नहीं। जहां तक इलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग का सवाल है, मैं पहले भी ये बात कहता रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ने बेशक पहले से जो पहले इलेक्शन कमीशन हुआ करता था TN सेशन के बाद में उसमें बहुत चेंज आई है जी। लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की अभी भी इस देश में बहुत सख्त ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन देखता है कि यहाँ पर वायलेशन हो रही है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, लेकिन उसको रेप्रीमेंड कर करके छोड़ दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने कितने कैंडिडेट्स का कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल किया है ऑन द बेसिस ऑफ दिस, आई थिंक देयर इज जीरो। जिस तरह से एक तो इलेक्शन कमीशन को अपने इस दायित्व का पूरी तरह से निर्वहन करना चाहिए, इन द सेंस कि अगर कहीं पर भी कोई वायलेशन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फिर बनाया किस लिए है जी? अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है तो उसकी प्रॉपर पैरवी होनी चाहिए और उसको विद टूथ एंड नेल इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसको मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो एडवर्टीजमेंट्स टीवी पे आ रही हैं या जो प्रिंट मीडिया में आ रही हैं, कितनी बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट आ रही हैं, वो तो विजिबल हैं। सोशल मीडिया के ऊपर कोई चेक नहीं है। आप कोई भी, चाहे लोकसभा का इलेक्शन पिछला उठा करके देख लीजिए, पिछली बार बीजेपी ने एक्सटेंसिवली उसका किया था यूज, अब सबको पता चल गया है कि ये भी एक माध्यम है, तो अब सब कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी किसी किस्म का वो नहीं है। वहां पर भी तो पैसा खर्च हो रहा है, वहां पर भी तो एडवर्टीजमेंट के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है। जिस ब्लॉग में या जिस वेबसाइट पे आप अपनी एडवर्टीजमेंट डाल रहे हैं वो मुफ्त में थोड़ी डाल रहे हैं, बिल्कुल, तो उसका कहीं किसी न किसी तबके को प्रभावित कर भी होना चाहिए। शुक्ला साहब, जिस तरह से चुनाव आयोग पर हम चर्चा कर रहे थे उसकी जिम्मेदारियों पर, इनेलो सुप्रीमो हाईकोर्ट के नोटिस के बाद जगह जगह जाकर प्रचार प्रसार कर रहे थे इनेलो की, वहाँ पर भी जो चुनाव आयोग है बहुत ही कमज़ोर दिख रहा था। जिस तरह से हम पहले भी इस मुद्दे पर बहस कर चुके हैं कि कहीं भी रैली करने के लिए ज़िला प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है या फिर वहाँ के लोकल प्रशासन से। क्या इस मुद्दे पर चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता था? देखिए, चुनाव आयोग रैली करने या न करने की अनुमति देता है, वो ये देखता है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, नियम आचार संहिताओं का उल्लंघन ना हो, कानून का उल्लंघन ना हो। हाँ, बिल्कुल, वो सारी चीजें वो देखता है। लेकिन जो बेल पे व्यक्ति छूटा हुआ, बेल का क्या ग्राउंड है ये कोर्ट बताएगा। तो जो व्यक्ति बेल पे छूटा हुआ है और वो कहीं पे किसी रैली में जाता है तो उसको रोक पाना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। उसको रोकने का अधिकार न्यायालय को मात्र है, और या इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी तभी रोक सकती हैं जब न्यायालय उनको आदेश करे। तो न्यायालय ने चूंकि जब तब तक किसी को कोई ऐसा आदेश नहीं दिया था, इसलिए रोक पाना मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग के हाथ में था। बाकी दूसरी चीजें हैं, वो उनके खर्चों को देख सकते हैं, उनके बाकी चीजों को देख सकते हैं कि कहीं वो जो डिफाइन किया गया है उसमें उनका उल्लंघन ना हो रहा हो, तो इन सब चीजों को देख सकते हैं। चुनाव आयोग के पास ऐसे अधिकार भी होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई इस तरह का दागी चरित्र है वो चुनाव में किसी को प्रभावित करने की कोशिश ना कर पाए, ऐसे अधिकार होने चाहिए। देखिए, चाहिए और होने दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि रिफॉर्म्स की बात चल रही है। वो अलग की बात है। वो चुनाव आयोग अपनी प्रपोजल बनाएगा, उसमें पूरा बना करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंपेगा, मिनिस्ट्री जो है उसको, गृह मंत्रालय उसको सदन में प्रस्तुत करेगा, प्रस्तुत होने के बाद में उस पर कानून बने ना बने जो भी है, तो कमोवेश वो चीज अलग है। होना चाहिए और है, दोनों में अंतर है। चूंकि अभी है नहीं, तो जब एग्जिस्ट नहीं करता है तो किसी आधार पे वो उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। मैं
ये ठीक है, मैं मानता हूँ कि इस वक्त सीधा सीधा अधिकार नहीं है इसमें, दिल्ली हाई कोर्ट को डिसीजन लेना था, वो ठीक है। पर जहाँ पे उनका कार्यक्षेत्र है, उनकी शक्तियां हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एनफोर्स करने की, वहां पर भी इलेक्शन कमीशन काफी असफल रहा है। आप ये देखिए कि बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशंस होते रहे हैं, बार बार एफिडेविट्स के अंदर कई जगह, और ये शायद आम आदमी पार्टी ने भी इसको उजागर किया था कि 26 कैंडिडेट्स ने अपना एफिडेविट में गलत लिखा है कि उनके क्या आरोप उनके खिलाफ थे, और जो आरोप थे उसके बारे में कॉग्निसेंस लिया गया, उसकी जानकारी नहीं दी गई। ये छोटी मोटी चीजें जो जनता को पता होनी चाहिए अपने भावी कैंडिडेट के बारे में या भावी एमएलए के बारे में, वो नहीं बताई जा रही। और अगर कोई कैंडिडेट, हम सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन इस पे दिया हुआ है कि जो कैंडिडेट ये इंफॉर्मेशन नहीं देता, कल उसका इलेक्शन खत्म किया जा सकता है, खारिज किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने पिछले जुलाई में शायद एक लेटर निकाली थी इसके बारे में, पर फिर भी अपनी ही गाइडलाइंस को फॉलो करने में इलेक्शन कमीशन नाकाम रहता है। इसका क्या मतलब? दूसरा, मैं एक और पक्ष उठाना चाहूंगा, और ये राज ठाकरे साहब ने उठाया था महाराष्ट्र में। वो अपने स्पीच में कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री देश के एक तरीके से पीएमओ को बंद करके, पीएमओ को निरस्त करके दिन की 4-5 रैली करते हैं महाराष्ट्र और हरियाणा में, उसका मतलब क्या है? एक तरफ तो सत्ता का एकीकरण हो रहा है देश में और पीएमओ के अंदर सारी शक्तियां आ रही, दूसरा आपका प्रधानमंत्री इलेक्शनरिंग कर रहा है मोदी वेव को भुनने के लिए। पर वो प्रधानमंत्री किसी दल का नेता है, वो दल का नेता है, तो उसका पहली बात, उसका उनके खर्चे का आंकलन क्या रहता है, सरकारी जो उनको फैसिलिटी दी जाती है उसका, उसके ऊपर कुछ नियंत्रण रखती है इलेक्शन कमीशन। और तीसरा कि वो जब वो प्रधानमंत्री हैं देश के, और देश के ऊपर 100 चीजें हो रही हैं, कश्मीर में मुद्दे चल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ बात चल रही है, कहीं साइक्लोन आ रहा है, उस पे क्या, उस वक्त क्या इनको इलेक्शनरिंग करनी चाहिए कि दिल्ली में रह के अपना काम करना चाहिए? प्रोफेसर साहब, आपको भी लगता है कि मोदी की ये जो पूरे चुनाव कैंपेनिंग रही है, ये उनके दायित्व से उनको भटकाती रही है, क्योंकि किसी भी प्रधानमंत्री को इस लेवल तक प्रचार करने नहीं आना चाहिए? देखो, मैं पहले भी कह चुका हूँ, क्योंकि जब भी किसी प्रांत में इलेक्शन होता है, चाहे बाई इलेक्शन हो चाहे पूरे प्रांत में इलेक्शन हो, तो प्राइम मिनिस्टर बहुत विजिबल होता है, लेकिन ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर रैलियां और इलेक्शन जो है वो अपने हाथ में ही ले ले। दो चीज़ें मैं इसमें कहना चाहता हूँ। एक तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास और कोई चेहरा नहीं है जिसके नाम पे वोट ली जा सके स्टेट लेवल पर, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो हरियाणा हो। हरियाणा में तो उन्होंने ये भी डिक्लेयर नहीं किया कि हमारा चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा। अगर आज भी डिक्लेयर कर दें अभी इसी समय, उसका भी इम्प्लीकेशन जो है वो कल के जो परसों को वोटिंग होनी है उसके ऊपर पड़ सकता है, उनको पता है इस बात का। इसी तरह से महाराष्ट्र में भी है। मैं हरियाणा की बात करता हूँ, जहाँ तक मोदी साहब का सवाल है, जिस तरह से उन्होंने 25 रैलियाँ वहाँ, 10 रैलियाँ यहाँ, कभी वहाँ भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, और इंडिया में और बहुत कुछ हो रहा है, उस सब को दरकिनार करके यही इसी चीज़ के ऊपर रखना। और फिर जब चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जब इस तरह की लोअर लेवल के इलेक्शन में जाता है, जैसे कि वहाँ पर महाराष्ट्र में ये बात कही गई कि हो सकता है बीजेपी कल को म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन में भी मोदी को उतारे या दूसरे इलेक्शन में, ये बात कही वहाँ। अब प्रधानमंत्री की गरिमा ये बात कहती है कि वो इन चीज़ों से, जब वो एक प्रधानमंत्री बन गए, वो देश के प्रधानमंत्री है, ठीक है, वो एक पार्टी से आते हैं, लेकिन पार्टी को ये बात करनी पड़ेगी कि इसके अलावा दूसरे चेहरे भी हैं, उनको आगे लाएं, रीजनल लेवल पर उनका प्रयोग करें। यही नहीं है कि हर जगह पर प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उनको 5 महीने पहले लोगों ने वोटें दे दी हैं, उनका चेहरे को ही इस्तेमाल किया जाए। और लोग भी ये चीज़ जानते हैं कि लोकल लेवल के ऊपर मुद्दे डिफरेंट होते हैं। वहाँ पर अलग था, वहाँ पर एक एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की थी, लोग जो थे वो चेंज चाहते थे, वो नेगेटिव वोट थी, उसको एंटायरली पॉजिटिव वोट नहीं सोचा जा सकता। और यहाँ पर भी जो है ये नहीं है कि प्रधानमंत्री ही सारी रैलियां जो है अपने उसमें कर ले, और लोकल लीडरशिप भी यही सोचे कि चलो चले मोदी के साथ, अपने आप के लिए कहने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन शायद हो सकता है कि प्रदेश में अगर भी मोदी आ गए तो सबका विकास वो एक साथ कर दे, तस्वीर शायद सकारात्मक। वो हमारे 67 साल का इतिहास हमारे पास है, हमें पता है 1967 तक किसी भी पार्टी की सरकार नहीं थी, ना केंद्र में ना राज्यों में, सारी जगह कांग्रेस की सरकार थी, ये सबको पता है। वो स्थिति तो किसी भी पार्टी की आने से रही जी। तो इसलिए ये कोई जरूरी शुक्ला नहीं। साहब, आपसे जानेंगे प्रधानमंत्री का प्रचार में आना क्यों सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक ज्यादा है?
नहीं, मैं न खालिद साहब की बात से सहमत हूँ, न ही सुराना साहब की। मैं इसलिए नहीं सहमत हूँ क्योंकि शायद हिस्ट्री को ये भुला रहे हैं कि यदि राजीव गांधी जी पे आए या इंदिरा जी पे आए, तो इंदिरा जी और राजीव गांधी इससे ज़्यादा रैलियाँ किया करते थे जब इतने संसाधन भी मौजूद नहीं थे। आज तो हेलीकॉप्टर्स और ये इतने ज़्यादा मौजूद हैं कि हाँ कि ज़्यादा जगह पहुँच सकते हैं कम समय में। तब ये किया करते थे और स्थिति ये होती थी कि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डालते थे वो इंदिरा जी और राजीव जी का ही होता था उस समय में। तो चूंकि मेरा खुद का देखा हुआ है, तो इसलिए मैं उसको ये इस बात से सहमत नहीं हूं कि प्रधानमंत्री को नहीं आना चाहिए। और दूसरी चीज, प्रधानमंत्री इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यों में जो भी व्यक्ति हैं, हम हो आप हो, सारे लोग सबसे ज्यादा अधिकतर जिन चीजों से प्रभावित होते हैं वो स्टेट सब्जेक्ट से प्रभावित होते हैं। संविधान में हमारे 3 अनुसूचियों में से जो एक महत्वपूर्ण अनुसूची है वो राज्य अनुसूची है, और राज्य अनुसूची में जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उन सब्जेक्ट्स से आदमी दिन प्रतिदिन प्रभावित होता है। उसके बाद में जो समवर्ती सूची है, उस समवर्ती सूची में से राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट उन पे काम करती है। तो आम आदमी जिस चीज से प्रभावित होता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी स्कीम्स का इंप्लीमेंट एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो हम इसे कम ना समझें। तो जरूरी है केंद्र में कि सरकार बेहतर काम कर सके, तो उसके लिए स्टेट्स में भी उसकी सरकार हो। मैं नहीं कहता कि मोदी की सरकार हो या ना हो या भाजपा की हो, किसी की हो, लेकिन इसमें कोई मैं बुराई नहीं मानता हूं और न ये मानता हूं क्योंकि ये लोक प्रतिनिधित्व के लिए हो रहा है। और इस समय देश का जो लोक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जब नरेंद्र मोदी लोक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस कंट्री का, तो किसी स्टेट के, जब 2 स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं, आज मोदी ने 8 रैलियां की हैं हरियाणा में। 8 रैली मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी भारी संख्या है कि उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, यदि वो 90 के 90 में जाते तब तो आप ये बात कह सकते थे। जी। 8 रैली करके अगला आदमी उसमें सारी चीजों को वो कर रहा है, तो इसको कहीं से मैं नहीं समझता हूं कि इसको वो लेना चाहिए और निगेटिव से जाना चाहिए। और दूसरी चीज मैं उस पे आता हूं जो सुराना साहब ने कहा कि देश में इस तरह की ये प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, उन्होंने अपने रेगुलर ड्यूटी लगाई। मैं जैसा कि रोजाना रिपोर्ट्स आती थी हमारे पास में, रोज पीआईबी का आपके पास भी आता होगा, प्रेस नोट आता है, उसमें रेगुलर आता था कि आज इस मिनिस्टर की ड्यूटी यहाँ के उसके लिए समस्या के लिए लगी हो। तो एक कैबिनेट मिनिस्टर की रेगुलर ड्यूटी फर्स्ट टाइम हुआ है कंट्री में कि स्टेट गवर्नमेंट के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एक मिनिस्टर की ड्यूटी लगाई हो। ये फर्स्ट टाइम कंट्री में हुआ। इस चीज को भी देखना होगा। अधूरा सच देखने से काम नहीं चलेगा, पूरा सच देखना पड़ेगा जी। एक पहलू दिखा देने से क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी ने एक कैंडिडेट्स की सूची जारी कर दी कि दागी कैंडिडेट्स हैं। तो दागी हैं, मैं भी मानता हूं, उनको बिल्कुल चुनाव में खड़े होने की भी परमिशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनको दागी, जब कानून नहीं मान रहा है, कानून उन्हें नहीं रोक रहा है, हम आप क्या कर सकते हैं? या तो कानून बनाइए आप। जी जी। तो क्या संसद चली इतने दिन, क्या आम आदमी पार्टी के जो 4 सांसद जीत करके गए हैं उनमें से किसी ने भी सदन में इसके लिए कानून लाने का प्रस्ताव कानून तो है नहीं, कहीं नहीं। जो सजा याफ्ता है उसके लिए है, जो सजा याफ्ता है उसके लिए है, ना कि मैंने ये बोला कि आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में एक लिस्ट निकाली है कि जिन लोग एफिडेविट में झूठ बोल रहे हैं या इंफॉर्मेशन छुपा रहे हैं, उनको उनके बारे में एक सुप्रीम कोर्ट की कड़ी जजमेंट आई है। इलेक्शन कमीशन भी उसको फॉलो कर रहा है, पर यहाँ पर इस सिलेक्शन में वो फॉलो नहीं की गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको, अगर एक आखिरी सवाल जो छूट जाएगा, वक्त कम हो गया। अर्जुन जी, इनेलो के समर्थन में जो अकाली दल बादल है वो काफी बढ़ चढ़ के आ गया है। ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रचार आज थमे है, उसके बाद जब ये फैसले आएंगे, इनेलो और अकाली दल बादल और बीजेपी के तार आपस में जुड़ेंगे या तीनों जुदा हो जाएंगे? मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ पंजाब में होगा, जिस तरीके से, और हरियाणा में भी जिस तरीके से भाजपा ने अपने, जिसे कहते हैं, दे बर्न्ड द ब्रिजेस,
उसी तरह हरियाणा में भी जिस तरह जब बात हो रही थी अकाली दल की और क्या इनके लिंकेज रहे हैं, तो भाजपा ने बहुत ही एग्रेसिवली कैंपेन किया है इनके लिंकेज अकाली दल और इनेलो के। तो कुछ ना कुछ स्थिति बनेगी, ऐसा लगता है। जी प्रोफेसर, आखिरी कमेंट। जी, अगर बीजेपी को मेजॉरिटी मिल जाती है या ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं, उनको इंडियन नेशनल लोक दल की ज़रूरत पड़ती है सरकार बनाने के लिए, तो अकाली दल बहुत रेलेवेंट है। अकाली दल की तरफ अप्रोच डिफरेंट होगी। अगर बीजेपी कम सीटें लेती है और वहाँ पर किसी और की सरकार बनती है, फिर डेफिनेटली बीजेपी और अकाली दल के बीच दरार जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आज के इंडिकेशन ये है कि हो सकता है आने वाले दिनों में या अगली जो चुनाव पंजाब में होंगे अलग अलग, उसमें अलग अलग रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। चुनाव प्रचार का दौर आज खत्म हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनमानस के मन में जैसी छाप छोड़ी होगी, जनता वैसे ही नतीजे पेश करेगी। हरियाणा विधानसभा के चुनाव इनेलो के राजनीतिक भविष्य के लिए जितने अहम है, उतनी ही भाजपा और कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि अगर भाजपा हारती है तो केंद्र में उसे फजीहत झेलनी होगी। फिलहाल प्राइम डिबेट पे इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।